So today we celebrated the 58th annual convention of All India Hindi Publication Association. So right now Dr. Pradeep ji with me, and let's talk about what was his experience related to today's function. Sir बताइए सर. जी, आज अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशन संघ का 11वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी की और आज के जो विशेष विषय था आज का हिंदी प्रकाशक वर्तमान दृश्य, इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं हुई। अनेक विद्वानों ने इस विषय पर बोला और मुझको भी इस अवसर पर इस विषय पर बोलने का अवसर मिला। निश्चित रूप से वर्तमान परिदृश्य हिंदी प्रकाशक के दृष्टिकोण से हम देखें तो काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार डिजिटल युग आ रहा है उसमें हिंदी पुस्तकों का, या इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि पुस्तकों का ही भविष्य थोड़ा खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि अब जिस संख्या में हम देखते हैं पुस्तकें छपा करती थी, 1000, 2000, 5000 पुस्तकें छपा करती थी, आज के परिदृश्य में देखें तो वो मुश्किल से 100, 150, 200 पुस्तकें ही छपती हैं, और वो भी उनको प्रकाशकों के लिए बेचना बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। यदि हम अमेजन की ओर देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फ्लिपकार्ट की ओर देखें, वहाँ ज़्यादातर पाठक उन पुस्तकों को ई वर्जन में ही पढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार के ये ज्वलंत विषय आज जो बहुत अच्छा विषय उठाया गया प्रकाशक संघ के सम्मेलन में, तो इसमें आज के जो मुख्य अतिथि रहे पद्मश्री शांति शशि, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। आज वो 88 वर्ष के हो गए हैं, उन्होंने बड़ा लंबा जीवन प्रकाशकों के साथ, लेखकों के साथ देखा है, पाठकों के साथ भी उनका संयोजन रहा है। वो भी सरकारी कार्य में होते हुए प्रकाशक रहे, तो वो जानते हैं किस प्रकार प्रकाशन क्षेत्र में बदलाव आया। जैसे टाइप सेटिंग से हमने जब देखना शुरू किया और आज वो डिजिटल युग आ गया है, ना डिलीवरी बनते हैं ना पोस्टिंग बनते हैं, सीधे प्रिंटिंग किताबों की हो जाती है। यदि तकनीक की बात करें तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन है, बहुत ही ये क्रांतिकारी परिवर्तन है कि किसी भी व्यवसाय में इसमें इतना सुगम हो गया, पुस्तकें छापना सुगम हो गया। लेकिन दूसरी ओर देखें तो ये दुष्कर कार्य हो गया उन पुस्तकों को बेचना। छापना आसान हो गया लेकिन बेचना मुश्किल हो गया। तो ये वास्तव में ये संघर्ष का समय है प्रकाशकों के लिए। उनको ऐसे विषय चुनने चाहिए, ऐसे लेखकों को संपर्क साधना चाहिए जो वास्तव में ऐसा लिख रहे हैं कि जो पाठकों के मन को पहुंचे, उनके दिल के अंदर वो जाके चोट करे और वो पाठक खुद उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि हम जो छापे देख के समझ के ही छापे। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो लिखा जा रहा है वो सारा छापने योग्य है, ऐसा नहीं है। ये भी चुनिंदा साहित्य को छापेंगे, चुनिंदा लेखकों को छापेंगे, चुनिंदा कहानियों को छापेंगे, निश्चित रूप से हम पढ़े जाएंगे। पाठक आज भी युवा वर्ग भी अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। सर आपको नहीं लगता कि जैसे कि हम बात करते हैं वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, हिंदी भी प्रदूषित हो गई है? ऐसे मतलब हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी ओकेजन हो, आज भी मैंने देखा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी एक दो लोगों को छोड़ दें तो बाकी मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो हिंदी प्रकाशक संघ का आयोजन होने के बावजूद मतलब पूरे तरीके से वो उन्होंने हिंदी में नहीं बोला। मैं उसको इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा क्या कारण है कि मतलब हिंदी में अंग्रेजी घुलती जा रही है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज के दृश्य में देखें तो हिंदी दो भागों में वर्गीकृत हो गई है। एक हिंदी साहित्यिक भाषा और एक हिंदी आम बोलचाल की भाषा। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम कुछ शब्द ना केवल अंग्रेजी के। सर एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मैंने अभी कुछ दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट पढ़ा था कि अंग्रेजी ने भारत की करीब 400 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस को एलिमिनेट कर दिया। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि क्या कहीं ये अंग्रेजी आने वाले टाइम में हिंदी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए, भविष्य की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि अंग्रेजी भारी जरूर पड़ रही है। हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका समग्र रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। या तो आप उनके शिक्षा की कमी रही है या उनके संसाधनों की कमी रही है। तो
उनका समग्र विकास ना होने के कारण अंग्रेजी उनके ऊपर हावी हो रही है, क्योंकि जो अंग्रेजी के प्रमोटर्स हैं, अंग्रेजी के जो विस्तार करता है, वो अपने पैसे के दम पर उन लोगों को कुछ अन्यत्र सुविधाएं देकर वहाँ पर अंग्रेजी को अपनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी के क्षेत्र में भी काफी कदम उठाए जा रहे हैं। हम नागरिक लिपि परिषद को यदि मिले, बहुत पुरानी संस्था है, विनोबा भावे की समय से संस्था चली आ रही है, वो हिंदी के प्रचार प्रसार में ही नहीं, नागरिक लिपि भाषा में हिंदी लिखते हैं, जिस लिपि में नागरिक लिपि कहते हैं, उसके विस्तार के लिए, उसके प्रचार के लिए विशेष रूप से हम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में सम्मेलन करते हैं और वहाँ पर लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई हमको नागरी लिपि का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने रीजनल लैंग्वेज जो भी बोले, लेकिन लिखने के लिए हम नागरी लिपि का प्रयोग करें। नागरी लिपि का प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो हिंदी का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। जहाँ तक हम इसी विषय पर आते हैं कि जो हिंदी की बोलचाल की भाषा है और हिंदी साहित्यिक भाषा है, हमारी बोलचाल की भाषा में केवल अंग्रेजी ही नहीं, अन्य कई भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं। उनका हम सामान्यतः यदि प्रयोग करें तो मेरे दृष्टिकोण में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे देखिए, भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। मैं जो कुछ भी अपनी बात कह रहा हूँ, जिस सामने वाला उसको समझ रहा है, तो वही भाषा है। तो भाषा, हिंदी भाषा बहुत विशद भाषा है। हमारी हम जब बोलचाल में समय समय पर नए नए शब्द भी आते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर एक शब्द, ऐसा शब्द है जो बहुत पुराना शब्द नहीं है, पिछले 25, 30, 40 सालों से इसकी उत्पत्ति हुई है। हम अनावश्यक रूप से कंप्यूटर शब्द की हिंदी में अनुवाद ना करें तो बेहतर होगा। पूरे विश्व में यदि कंप्यूटर बोला जा रहा है और मैं भी यदि कंप्यूटर बोलता हूँ और उसको नागरी लिपि में कंप्यूटर लिखता हूँ, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। इस तरह के सैकड़ों शब्द हैं, यदि मेरी आम बोलचाल की भाषा में वो शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, हम उनको स्वीकार करते हैं। और भारत सरकार की जो पॉलिसी है, नीति है, उसमें भी इसको स्वीकार किया गया है कि जो अन्य भाषाओं के शब्द जो घुल मिल गए हैं, उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। हाँ, वैसे भी एक ग्रामर में तत्सम तद्भव देशज विदेशज करके एक आता है, जिसमें हम शब्दों को लेते रहें। खैर, मेरा जो इस प्रश्न के पूछने के पीछे जो कारण था कि आजकल के जो बच्चों को मैं देखता हूँ, वो हिंदी में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। आप किसी के भी घर का, फ्रेंड्स, फैमिली का आप देखिए, तो बच्चे मोस्टली इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल, एक शो ऑफ भी कह सकते हैं, स्टेटस सिंबल भी बन सकता है। तो मेरा आपसे पूछना है, आपका अनुभव, आपके विचार इसमें ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे लोगों के लिए, कि हिंदी के प्रति युवा वर्ग कैसे उसमें रुचि पैदा करें, इसको कैसे हम ज़्यादा लोकप्रिय बना सके। और युवा ही नहीं, समाज का हर वर्ग, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, कलाकार हो, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ शुड फील प्राउड कि हाँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। उन्हें हिंदी बोलने, सुनने और समझने में शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि हम स्वयं इसके लिए दोषी हैं। हम अपने बच्चों को जब ऐसे स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भेजते हैं जहाँ केवल अंग्रेजी माध्यम से ही सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चे चाह कर भी हिंदी को नहीं सीख पाएंगे। हमारा शिक्षा का माध्यम या शिक्षा की नीति ऐसी हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आगे आने वाले समय में जो नौकरियां हमको मिलने वाली है, बच्चों को मिलने वाली है, वो अंग्रेजी माध्यम से ही मिलेंगी, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है। नौकरियां आज भी, यदि हम अपने सिविल सर्विस एग्जाम को देखें, IAS की लिस्ट को देखें, अनेक छात्र आज भी हिंदी मीडियम से IAS की परीक्षा पास कर रहे हैं और वो देश को संभाल रहे हैं। तो ये खाली हमारी एक ये संकुचित मानसिकता है कि मात्र अंग्रेजी पढ़ने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा तो दिलवाए जरूर, लेकिन अपनी भाषा को भी सहेज के रखें, अपनी भाषा पर भी ध्यान दें। इसमें सबकी जिम्मेदारी है, स्कूलों की भी जिम्मेदारी है। बेशक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएं, लेकिन साथ में हिंदी विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाएं। और जिस प्रकार काफी सारी परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य होता है किसी भी परीक्षा को से आगे बढ़ने के लिए, इसी प्रकार हिंदी को भी अनिवार्य बनाए कि हिंदी में जब तक विद्यार्थी पास नहीं होगा तो उसका कोई भी कोर्स, पाठ्यक्रम पास नहीं माना जाएगा। तभी हम हिंदी को सब का प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी हिंदी के साथ हम जोड़ कर रखें।
सर आप जो कह रहे हैं इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन की बात आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि चाइना लेते हैं, जापान लेते हैं, कोरिया लेते हैं, जर्मनी लेते हैं और भी कई यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज वो मैंडेटरी है, फोर्स है कि आपको करना ही पड़ेगा। अपने यहाँ देखते हैं कि 8वीं के बाद बच्चे अभी 8वीं का उन्होंने पेपर किया नहीं, पहले से ही वो कोई फॉरेन लैंग्वेज या हिंदी का ऑप्शन देखने लगते हैं। तो सर एक बहुत पुरानी एक लाइन याद आती है जो तुलसीदास जी ने कहा था कि बिनु भय होए न प्रीत। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी को लेकर के यही चाइना जर्मन वाली पॉलिसी हम अपनाएं कि आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा और वो भी 40 नंबर के लिए नहीं, इसलिए कि आपकी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें किसी भी, मैंने जो अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया कि हम जब तक किसी भाषा के लिए, यदि हम हिंदी के लिए विषय को पास करना अनिवार्य नहीं करें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें अनिवार्य रूप से बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। हमें किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए तो ये कहीं ना कहीं ये नियम बनाना पड़ेगा कि आपने 10वीं कक्षा तक या 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी होनी चाहिए और हिंदी विषय को पास किया होना चाहिए। तो ये हम सब का दायित्व बनता है, इसे एक वर्ग विशेष का नहीं, सबका हमारे समाज में आम नागरिक है वो भी, जो स्कूलों की व्यवस्था है उनका भी और जो सरकारी व्यवस्था है उनका भी, ये सबकी एक ऐसी हमको नीति बनानी पड़ेगी इसके लिए प्रयास करें ताकि हम हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा दे पाएं और हम अपनी भाषा को जीवित रख सकें। सर एक प्रॉब्लम आती है वोकेबलरी को लेकर के, जैसे हम अंग्रेजी साहित्य में जैसे क्वींस लैंग्वेज देखते हैं, विलियम का, वर्ड्सवर्थ का देखते हैं, तो हम आमतौर पर कहते हैं कि भाई तब अंग्रेजी इतनी समृद्ध नहीं थी, तो उन लोगों ने उस समय अपनी जो भी रचनाएं की अंग्रेजी में साथ में ग्लॉसरी अटैच कर दिया जो आज भी अवेलेबल है अंग्रेजी साहित्य में। तो आज जो हमें देखने को मिलता है, चाहे 10वीं का विद्यार्थी हो, 12वीं का हो, जब वो हिंदी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आप स्पीच में देख रहे थे लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान, इन लोगों का जिक्र किया, उनकी एक बहुत पॉपुलर कविता भी है जहाँ तक मुझे याद है, झांसी की रानी, सुभद्रा जी की। तो उसमें जो शब्द आते बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता। इन बच्चों के इन एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी के वोकेबलरी को कैसे इजी बनाया जाए, कैसे इजीली अवेलेबल किया जाए और कैसे जनमानस को इससे जोड़ा जा सके, आपके क्या विचार है? नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है और ये तो मैं जो आज का हमारा कार्यक्रम रहा है, एक क्वेश्चन, सॉरी, मान लीजिए आपकी ही कोई किताब है, आपकी ही कोई रचना है और मैं उसे पढ़ रहा हूँ, अब आपने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है या किस जो जिन शब्दों का उल्लेख आपने किया है, फॉर एग्जांपल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्या ऐसा नहीं है कि आप या जो अदर कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो अपनी रचनाओं के साथ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की एक ग्लॉसरी भी साथ में दें, ताकि स्पेशली जो बच्चे हैं उनको जब कभी पढ़ने का मौका मिले, जिस मीडियम से भी मिले, तो एटलीस्ट वो अवेलेबल हो और उन शब्दों का मतलब वो उसी कॉन्टेक्स्ट में समझें। क्योंकि आए दिन मैं देखता हूँ गूगल पर भी जो वोकेबलरी हम देखते हैं वो अप टू द मार्क नहीं होता और इन द राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, सुझाव आपका बहुत अच्छा है और ऐसा नहीं है कि ग्लॉसरी पुस्तकों में नहीं आती, काफी सारी पुस्तकें छप रही हैं, पहले भी छप चुकी हैं, उसमें काफी सारे लेखक और प्रकाशक अपनी सहमति से इस तरह के शब्दों का हिंदी अर्थ साथ में देते हैं। वो या तो उसी पृष्ठ के नीचे दिया होता है या वो एनफ नहीं होता सर, वो एनफ नहीं होता। नहीं, एनफ वो अपने दृष्टिकोण से जो देखते हैं कि जो शब्द उनको लगता है कि ये आज की पीढ़ी इसको नहीं समझ पाएगी, तो वो उसका अर्थ उसमें वहाँ पर वो देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की जो जितने भी साहित्यिक पुस्तकें हैं जहाँ पर किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से कुछ इस तरह के कनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका रूपांतर सरल शब्दों में या उनकी व्याख्या, संक्षिप्त व्याख्या उसमें होनी चाहिए। हालांकि काफी पुस्तकों में आ रहा है, ऐसा नहीं है, जिसमें या तो उन्होंने यदि उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द यदि प्रयोग किए हैं या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, उनका रूपांतर काफी पुस्तकों में आता है। निश्चित रूप से सब में नहीं आ रहा है, जो कि आना चाहिए, ताकि इससे हमारी हिंदी भाषा का विस्तार ही हो, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है और जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको भी हिंदी को समझने का मौका मिले। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सी डॉक्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर सेंगर जी इन द फील्ड ऑफ हिंदी प्रोज एंड पोएट्री, जितना मतलब आपको जैसा आपने जो अनुभव किया उनके बारे में?
जी, आपने एक बहुत बड़ा नाम लिया है, डॉक्टर इंद्र सेंगर। डॉक्टर इंद्र सेंगर से मेरा परिचय आप समझ लीजिए 35-36 साल पहले एक कवि सम्मेलन के दौरान मेरा उनसे परिचय हुआ। हालांकि वो मेरे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन तब तक मैं उनको नहीं जानता। कवि सम्मेलन में मुलाकात हुई, उनसे परिचय हुआ, तो पता लगा कि वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। उसकी वजह से मेरा उनसे निरंतर मिलना जुलना हुआ। तो वो जिस प्रकार सरल हृदय और एक सॉफ्ट स्पोकन जिसको व्यक्ति जो होता है और स्वच्छ निर्मल हृदय के व्यक्ति है, मेरा जब उनसे परिचय हुआ मैं अभिभूत हो गया कि क्या हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं इतने 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 सरल और इतने मेहनती और हिंदी के लिए समर्पित व्यक्ति, हिंदी के लिए पूर्णतः समर्पित व्यक्ति हैं। उनकी आप रचनाएं दिया जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो कविताएं हैं, चाहे कहानी है, उपन्यास है, ऐसा लगता है आदमी खो जाता है, बड़े मन से लिखते हैं। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने में भी आगे रहते हैं, पुस्तक का संपादन करने में बहुत निपुण है, पुस्तकों की भूमिका लिखने में बहुत अग्रणी रहते हैं। उनकी अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, मैंने पढ़ी हैं, हमने साथ में काफी कार्य किया है और उनके साथ रहकर एक संस्था का के से जुड़े हुए थे। मैं भी जब संस्था से जुड़ा तो एक अच्छा लगा कि हम हिंदी के लिए और हिंदी साहित्य के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तो हमने मिलके कवि सभा और अखिल भारतीय कवि सभा का एक आयोजन किया उसमें, और उसके माध्यम से हम अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हमने। फिर हमने ये निर्णय लिया कि अनेक साहित्यकार जो जिनकी पुस्तकें छपने से रह जाती हैं किसी भी वजह से, हमने ये निर्णय किया कि हम ऐसे साहित्यकार की पुस्तकें हम संस्था की ओर से प्रकाशित करेंगे। हमने पुरस्कार योजना भी चलाई, साहित्यकार पुरस्कार योजना, साहित्यकार सम्मान योजना, जो आजकल निरंतर प्रगति पर है। तो हम अक्सर कवि गोष्ठी करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं। और अगेन फिर से मैं यदि डॉक्टर सेंगर की बात करूं कि वो किसी भी कार्य को एक ऐसी लगन से करते हैं कि दूसरे को एक बार जो समझा दिया, जो बता दिया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके मन में हिंदी के लिए जो समर्पण की भावना है वो सामान्यतः किसी के अंदर देखने को नहीं मिलती। वो इतने सहृदय व्यक्ति हैं कि मैं अपने को स्वयं को एक बहुत शरीफ आदमी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा, उससे भी कहीं आगे, कई कदम आगे उनके अंदर शराफत कूट के भरी। उनके अंदर किसी भी प्रकार से किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, और वो बड़े मन से कार्य करते हैं। और मैं तो उनके दीर्घ आयु की कामना भी करता हूँ और साथ में उनको निरंतर सफलता उनकी कदम चूमे, ऐसी मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ। सर, जाते जाते आप अपनी कोई रचना आज के प्रसंग में सुना दें व्यूअर्स के लिए। हाँ, रचना की आपने बात की है तो संदर्भ तो देखिए, जो हमारा सामाजिक वातावरण है, मैंने जब कबीर को पढ़ा मैंने, तो कबीर आज से लगभग 600 वर्ष पहले हुए हैं। उस समय की उनकी रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो 600 वर्ष पहले उन्होंने लिखा है वो आज भी तर्कसंगत है। तो इसलिए सामाजिक आज का परिवेश तो मुझे लगता है कि पिछले सैकड़ों सालों से ऐसी चला आ रहा है। खैर, मैं अक्सर जो रचनाएं लिखता हूँ हास्य और व्यंग में लिखता हूँ। तो मैं स्वयं मूल रूप से इंजीनियर हूँ मैं, तो मैंने कविता में कुछ इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करी है और उसको एक हास्य कविता बनाने का प्रयोग किया है। मैंने एक प्रयोग किया है। एक लेखिका लगती थी उदास, एक लेखिका लगती थी उदास, धीरे से सरक कर उसके पास, मैंने पूछा क्या गम है, मैंने पूछा क्या गम है। वो बोली कुछ नहीं, थोड़ी वोल्टेज कम है। वो बोली कुछ नहीं, थोड़ी वोल्टेज कम है। सी हो रही है उलझन, दिल में हो रही है फ्लक्चुएशन, मन में हो रही है अजीब सी उलझन, दिल में हो रही है फ्लक्चुएशन। ऐसा लगता है मन में विचारों के बल्ब हो गए हैं फ्यूज, मन में विचारों के बल्ब हो गए हैं फ्यूज, मस्तिष्क कुछ भी बताने से करता है रिफ्यूज। दिल के तारों के टूट गए हैं कनेक्शन, दिल के तारों के टूट गए हैं कलेक्शन, कागज ने कलम से तोड़ दिया है रिलेशन। तो हमने उन्हें समझाया कि दिल की सारी वायरिंग ही बदलवा लीजिए। हमने उन्हें समझाया कि दिल की सारी वायरिंग ही बदलवा लीजिए और इस कार्य के लिए एक अच्छे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मन में बसा लीजिए। सो नाइस सर। ठीक है सर, टाइम इज नॉट लेटिंग मी टू मूव फॉरवर्ड।
आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए थैंक यू सर।